हेलो फ्रेंड्स। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था जेनेटिक मटेरियल डीएनए किसने बताए थे, किसने सर्च किया था। तो इसमें हम लोगों ने दो एक्सपेरिमेंट पढ़े थे, जिसमें हमने एक पढ़ा था ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट या फिर ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। सेकंड में हमने पढ़ा था कि जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल होता है, इसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन कॉज करता है वो डीएनए होता है, आरएनए होता है या फिर प्रोटीन होता है। तो इसमें डीएनए जो है वो ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट पाया गया था, और ये एक्सपेरिमेंट जो है 3 साइंटिस्ट ने मिलकर किया था, लेकिन इसको भी कुछ बायोलॉजिस्ट ने नहीं माना था। तो अब इसके लिए जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है, जो कि बिल्कुल एक प्रूफ है कि डीएनए जो है वही जेनेटिक मटेरियल है, ये हम आगे पढ़ेंगे। इसके पहला पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग पीछे की वीडियोस में आप देख सकते हैं। ये इसमें हम लोग पढ़ते हैं द जेनेटिक मटेरियल इज़ डीएनए। सो डीएनए जो है ये ही जेनेटिक मटेरियल है। किसने बताया था? अल्फ्रेड हर्शी और मार्था चेज़ ने बताया था 1952 में। इन्होंने वर्क किया था एक वायरस पर जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, जिसे हम बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। सो ये मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ। जैसे ये बैक्टीरिया है और बैक्टीरिया के ऊपर ये जो वायरस है ये इसको इन्फेक्ट करता है, तो इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। अगर बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर रहा है तो बैक्टीरियोफेज, और अगर किसी अदर ऑर्गेनिज्म को जैसे माइकोप्लाज्मा को इन्फेक्ट कर रहा है तो माइकोफेज। तो इस तरीके से हम इसको बैक्टीरियोफेज बोलते हैं, क्योंकि ये बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, अपना जेनेटिक मटेरियल जो होता है ये बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफ़र कर देता है रेप्लिकेशन के लिए। बिकॉज वायरसेस कैन नॉट रेप्लिकेट देमसेल्व्स, they require a medium, they require a cell, right? Because viruses are acellular. So इसको हम बैक्टीरियोफेज बोलते हैं, क्योंकि ये बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, इस वायरस को। तो उन्होंने ये बैक्टीरियोफेज जो होते हैं इनको इकट्ठा किया और इन्होंने इसको ग्रो कराया 2 मटेरियल्स पर, जो कि जिसमें एक में था रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस और दूसरे में था रेडियोएक्टिव सल्फ़र, राइट। तो एक मीडियम ऐसा रखा उन्होंने जिस मीडियम में उन्होंने रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस को रखा, ठीक है, और एक मीडियम ऐसा रखा जिसमें उन्होंने रेडियोएक्टिव सल्फ़र को रखा। तो आप लोगों को पता है कि जो फॉस्फोरस होता है ये किसका कंपोनेंट होता है? ये होता है डीएनए का कंपोनेंट, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को डीएनए का स्ट्रक्चर बताया था। तो डीएनए के स्ट्रक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि 3 चीज़ें होती हैं: शुगर, बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप। सो फॉस्फेट ग्रुप जो होता है ये वाला फॉस्फेट, तो ये किसका कंपोनेंट होता है? ये होता है डीएनए का कंपोनेंट। और जो सल्फ़र है ये किसका कंपोनेंट होता है? ये होता है प्रोटीन का कंपोनेंट, क्योंकि ज़्यादातर प्रोटीन्स जो होती हैं वो किससे मिलकर बनी हुई होती है? सल्फ़र से, ठीक है। तो एक जो बैक्टीरियोफेज की कॉलोनी थी उसको उन्होंने ग्रो कराया ऐसे मीडियम में जहाँ फॉस्फोरस था, और वो फॉस्फोरस कैसा था? रेडियोएक्टिव, और दूसरे को उन्होंने रेडियोएक्टिव सल्फ़र के ऊपर ग्रो कराया। यानी कि जो बैक्टीरियोफेज होगा उसके जो डीएनए होगा, जो रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस के ऊपर जो ग्रो हुआ उसका जो डीएनए होगा वो रेडियोएक्टिव होगा, लेकिन जो दूसरा बैक्टीरियोफेज होगा उसका जो प्रोटीन कोड होगा वो रेडियोएक्टिव होगा, ना कि उसका डीएनए, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने एक्सपेरिमेंट कैसे किया, तो ये हम देख लेते हैं डायग्राम के थ्रू। तो इस डायग्राम में आप लोगों को साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये बैक्टीरियोफेज वो है जिसको रेडियोएक्टिव फॉस्फेट के ऊपर ग्रो कराया गया। अब रेडियोएक्टिव फॉस्फेट जो होता है ये जाएगा कहाँ पर? डीएनए में, क्योंकि फॉस्फेट जो होता है ये डीएनए का कंपोनेंट होता है। तो आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि जो जेनेटिक मटेरियल है अंदर रेड कलर का, ये कैसा है? रेडियोएक्टिव है। अगर रेड है तो इसका मतलब रेडियोएक्टिव है, ठीक है। तो P32 क्या है? ये रेडियोएक्टिव कंपोनेंट होता है फॉस्फोरस का, और ये किसका कंपोनेंट बन चुका है अब? डीएनए का।
वहीं दूसरी तरफ आप लोग देख रहे हैं कि इसका डीएनए जो है वो अंदर से ब्लैक है, यानी कि ये जो डीएनए है ये रेडियो एक्टिव नहीं हुआ इसका, लेकिन जो प्रोटीन कोट है पूरा का पूरा ये रेडियो एक्टिव हो चुका है, यानी कि इसमें जो सल्फ़र है ये रेडियो एक्टिव प्रेजेंट है S35। ठीक है, उसके बाद इतना तो आप लोगों को समझ में आ चुका है कि ये वाला जो बैक्टीरिया फेज़ है इसमें सिर्फ प्रोटीन कोट जो है वो रेडियो एक्टिव है। क्यों? क्योंकि ये ऐसे मीडियम में ग्रो हुआ था जहाँ पर रेडियो एक्टिव सल्फ़र था। और ये वाला जो बैक्टीरिया फेज़ है इसमें डीएनए यानी कि जेनेटिक मटेरियल रेडियो एक्टिव है। क्यों? क्योंकि ये ऐसे मीडियम में ग्रो हुआ था जहाँ पर रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस था। अब बात करते हैं हम इसके एक्सपेरिमेंट की कि कैसे एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चला कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, डीएनए है। तो एक्सपेरिमेंट में देखिए 3 स्टेप्स हैं। कौन कौन से 3 स्टेप्स हैं? फर्स्ट इज़ इन्फेक्शन, सेकंड इज़ ब्लेंडिंग एंड थर्ड इज़ सेंट्रीफ्यूगेशन। इन्फेक्शन में इन्फेक्शन होता है यानी कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफ़र कर देती है बैक्टीरियोफेज। तो इसमें भी ट्रांसफ़र हो जाएगा और इसमें भी ट्रांसफ़र हो जाएगा। अभी सिर्फ ट्रांसफ़र जो सेल के अंदर होता है वो सिर्फ क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, प्रोटीन कोड नहीं होता है। प्रोटीन कोड जो होता है वो बाहर ही रह जाता है। सेकंड ब्लेंडिंग, तो ब्लेंडिंग में क्या होगा, जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो अपने आप को क्या करता है, रेप्लिकेट करता है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा था, ये बहुत ज़्यादा हो गया। जेनेटिक मटेरियल अपने आप को रेप्लिकेट करता है होस्ट की मशीनरी को यूज़ करके, और प्रोटीन कोड जो है वो सेल के बाहर ही रह जाता है, वो अंदर नहीं आता है। नेक्स्ट थर्ड स्टेप जो है वो क्या है, सेंट्रीफ्यूगेशन। तो सेंट्रीफ्यूगेशन में हम लोग क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेट करते हैं दोनों बैक्टीरियाज की कॉलोनीज़ को। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगेशन में हम लोग क्या देखेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन जब हम लोग करते हैं तो सेंट्रीफ्यूगेशन में हम लोग देखेंगे कि जो जेनेटिक मटेरियल होगा, ठीक है, जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट का कैसा होगा और सेकंड एक्सपेरिमेंट का भी जेनेटिक मटेरियल जो होगा वो कैसा होगा। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट का जब हमने जेनेटिक मटेरियल डिटेक्ट किया तो इसमें कोई भी रेडियो एक्टिविटी नज़र नहीं आई, यानी कि जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें रेडियो एक्टिविटी नज़र नहीं आई। और इसमें रेडियो एक्टिविटी नज़र आई बिकॉज़ ये वाला जो है ये ब्लैक है और ये वाला रेड है, तो इसमें रेडियो एक्टिविटी नज़र आई क्योंकि इसमें रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस है। इसमें रेडियो एक्टिव नज़र नहीं आई क्योंकि इसमें रेडियो एक्टिव सल्फ़र है, जो कि सिर्फ प्रोटीन कोट में था और प्रोटीन कोट तो अंदर गया ही नहीं, सिर्फ जेनेटिक मटेरियल अंदर आया है। तो जिसमें रेडियो एक्टिविटी है इसका मतलब वो डीएनए है, और डीएनए है तो वो रेप्लिकेट कर सकता है अपने आप को, तो इसीलिए वो क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। तो इस एक्सपेरिमेंट से प्रूफ होता है कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है, ना कि प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन का रेप्लिकेशन में कोई वर्क नहीं होता है। रेप्लिकेशन में वर्क किसका होता है, डीएनए का। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट था हर्शी चेज़ एक्सपेरिमेंट, जिससे पता लगाया है कि जो जेनेटिक मटेरियल है या फिर जो ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल है जिससे ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, जो रेप्लिकेट हो सकता है, वो डीएनए होता है, ना कि प्रोटीन। प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं जेनेटिक मटेरियल की? देखिए, जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं जेनेटिक मटेरियल की? इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका, वही बात है कि रेप्लिकेशन होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए केमिकली और स्ट्रक्चरली। ऐसा नहीं है कि स्टेबिलिटी नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं होगी, स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं होगा तो क्या होगा, थोड़ा सा ही सन का एक्सपोजर हुआ, अल्ट्रावायलेट रेज़ का एक्सपोजर हुआ तो क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, बोन्स टूट जाएंगे, और स्ट्रक्चर चेंज होते ही क्या हो जाएगा, म्यूटेशन हो जाएगा। तो म्यूटेशन बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो जाएगा जिसकी वजह से स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। तो स्ट्रक्चर जो है वो स्टेबल भी होना चाहिए, केमिकली भी और स्ट्रक्चरली भी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है कि म्यूटेशन होनी तो चाहिए लेकिन स्लो म्यूटेशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि रोज़ म्यूटेशन हो रही है, स्लो म्यूटेशन होनी चाहिए, ग्रेजुअल म्यूटेशन होनी चाहिए। ठीक है, इट शुड बी एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर्स। मेंडेलियन कैरेक्टर्स जो कि हमने 5th चैप्टर में पढ़े थे, उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को एक्सप्रेस करे।
ठीक है। जैसे कि मेंडेलियन कैरेक्टर्स में हम लोगों ने पढ़े थे कि जो जीन्स होते हैं वो पेयर में होते हैं और उसमें से पेयर जो होते हैं वो सेग्रीगेट होते हैं और सिर्फ एक पेरेंट से ओनली जो वन कैरेक्टर होता है वही, या फिर वन अलील जो होता है वही जो होता है प्रोजेनी में ट्रांसफ़र होता है। तो ये मेंडेलियन कैरेक्टर्स जो होते हैं ये आने चाहिए। तो डीएनए में भी यही कैरेक्टर्स होते हैं। जो डीएनए होता है ये 2 चेन्स होती हैं इसकी, यानी कि पेयर में होता है, और जब भी इसका रेप्लिकेशन होता है तो ये बाइफरकेट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। तो एक पेरेंटल स्ट्रैंड होती है और दूसरी क्या होती है, इसकी न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड होती है। ठीक है। तो ये सब कैरेक्टर्स किसके होने चाहिए, जेनेटिक मटेरियल के होने चाहिए। एक बार फिर से देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें रेप्लिकेशन होना चाहिए, खुद से रेप्लिकेट कर सके, वो जेनेटिक मटेरियल है। केमिकली और स्ट्रक्चरली स्टेबल हो वो जेनेटिक मटेरियल है। कुछ स्लो चेंजेस हो, कुछ म्यूटेशंस के स्कोप हो। ऐसा नहीं है कि एनवायरनमेंट चेंज होता जा रहा है और कभी भी म्यूटेशन ही नहीं हो रही है। तो कुछ स्लो चेंजेस होने चाहिए, म्यूटेशन होनी चाहिए, तो उसको हम जेनेटिक मटेरियल मान सकते हैं, जो कि इवोल्यूशन में हेल्पफुल होते हैं। ठीक है। जैसे मंकी से ह्यूमन बींग्स इवोल्व हुए हैं। इवोल्व यानी कि धीरे धीरे ग्रेजुअल चेंजेस की मदद से न्यू स्पीसीज़ का फॉर्मेशन जो करने में कैपेबल हो, वही जेनेटिक मटेरियल है। एक्सप्रेस करें अपने आप को मेंडेलियन कैरेक्टर्स में, उसको भी जेनेटिक मटेरियल हम एज ए जेनेटिक मटेरियल कंसीडर कर सकते हैं। बात करते हैं डीएनए वर्सेस आरएनए। डीएनए और आरएनए में क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो देखिए, दोनों ही न्यूक्लिक एसिड होते हैं, दोनों ही जेनेटिक मटेरियल होते हैं, लेकिन माना जाता है कि आरएनए जो है वो एक प्रीमिटिव जेनेटिक मटेरियल है और इसकी स्टेबिलिटी थोड़ी कम है एज़ कम्पेयर टू डीएनए। और डीएनए जो है वो अब जो मॉडर्न जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है और ये हाईली स्टेबल कंपाउंड है। ठीक है। तो डिफरेंसेस इसके क्या क्या हो सकते हैं वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला तो डिफरेंस यही है कि जो डीएनए है वो मोर स्टेबल है देन आरएनए, बिकॉज़ जो डीएनए होता है इसमें जो 2OH ग्रुप होता है ये प्रेजेंट होता है सभी न्यूक्लियोटाइड्स में आरएनए में, जबकि डीएनए में जो 2OH ग्रुप होता है ये प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है। तो इसीलिए इसी 2OH ग्रुप की वजह से जो डीएनए होता है, क्योंकि इसमें नहीं प्रेजेंट होता है, तो ये लेस रिएक्टिव होता है और स्ट्रक्चरली स्टेबल होता है, जबकि आरएनए में ये 2OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा रिएक्टिव होता है, और क्योंकि रिएक्टिव है तो कम स्टेबल होता है, लेस स्टेबल होता है। इसी वजह से जो डीएनए होता है ये एक बेटर जेनेटिक मटेरियल है, सही जेनेटिक मटेरियल है, स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू आरएनए। आरएनए जेनेटिक मटेरियल को कंसिडर कर सकते हैं हम, लेकिन ये थोड़ा स्टेबल नहीं है क्योंकि इसके पास 2OH ग्रुप होता है। पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस हम लोग क्या देख सकते हैं कि जो डीएनए होता है इसमें यूरेसिल जो होता है ये प्रेजेंट नहीं होता है, थायमिन प्रेजेंट होता है यूरेसिल की जगह पे, जो कि मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। जो बेस पेयर होते हैं उसमें डीएनए में क्या होता है, एडेनिन और थायमिन की पेयरिंग होती है, जबकि आरएनए में जो होता है एडेनिन और साइटोसिन की यूरेसिल की पेयरिंग होती है। ठीक है। तो ये डिफरेंस हो सकते हैं। तो डीएनए में जो होता है ये थायमिन प्रेजेंट होता है, जबकि आरएनए में यूरेसिल प्रेजेंट होता है। और क्योंकि थायमिन जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल है यूरेसिल से, तो ये भी डीएनए को एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है एज़ कम्पेयर टू आरएनए। तीसरा डिफरेंस क्या हो सकता है कि जो डीएनए और आरएनए हैं दोनों में ही म्यूटेशन तो हो सकती हैं, लेकिन क्योंकि आरएनए जो है वो ज़्यादा अनस्टेबल है तो इसमें म्यूटेशन का रेट बहुत ही ज़्यादा फास्ट होगा एज़ कम्पेयर्ड टू डीएनए। डीएनए में म्यूटेशन का रेट बहुत ही ज़्यादा स्लो होगा, कम होगा, क्योंकि ये एक बहुत ही ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड है। आरएनए जो है वो स्टेबल इतना ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए इसमें जो म्यूटेशन होती है ये बहुत ही ज़्यादा फास्टर होती है। इसका एग्जाम्पल आप लोग वायरसेस से भी ले सकते हैं। वायरसेस ज़्यादातर जो होते हैं उनमें आरएनए जो होता है वो जेनेटिक मटेरियल होता है, इसी वजह से वायरसेस की बहुत ज़्यादा अलग अलग तरह की स्ट्रेन्स बहुत जल्दी जल्दी डेवलप करती हैं।
ठीक है, बहुत ही तेज़ी से इनमें म्यूटेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट रेफरेंस हो सकता है कि जो आरएनए होता है वो कोड करता है प्रोटीन्स को, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्पफुल होता है, जबकि डीएनए जो होता है ये सिर्फ अपने आप से अपने आप को एक तो रेप्लिकेट कर सकता है या फिर इससे मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन हो सकता है, जो कि हम लोग सेंट्रल डोग्मा में पढ़ भी चुके हैं कि जो डीएनए जो होता है तो डीएनए से तो फॉर्म होता है मैसेंजर आरएनए, और मैसेंजर आरएनए ट्रांसलेट करता है किसको, प्रोटीन को। तो प्रोटीन का सिंथेसिस किससे होता है, आरएनए से, और आरएनए का सिंथेसिस किससे होता है, डीएनए से, और डीएनए से डीएनए कैसे बनता है, रेप्लिकेशन से। सो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ सेंट्रल डोग्मा एज वी स्टडीड अर्लियर। आगे अगर हम बढ़ें तो दोनों ही जेनेटिक मटेरियल हैं, और कंक्लूजन यही है कि जो डीएनए है वो ज़्यादा स्टेबल है, ज़्यादा उसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जा सकता है, और जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन का ट्रांसफ़र होता है वो डीएनए से बेटर होता है एज़ कम्पेयर टू आरएनए। बात करते हैं आरएनए की। आरएनए जो है ये पहला फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल है जो कि डिस्कवर किया गया था। इनफैक्ट जो इवोल्व हुआ था सबसे पहले वो जेनेटिक मटेरियल भी आरएनए ही है, ठीक है। सो आरएनए इज़ द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल इन ऑल द वायरसेस एंड मैनी प्रोकारियोटिक फॉर्म्स। सो बहुत सारी इसमें एसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस होती हैं, जैसे कि मेटाबॉलिज्म है, ट्रांसलेशन यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है, स्प्लाइसिंग, ये सब हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पर सिर्फ इनका नाम दिया गया है, लेकिन इनके बारे में पूरा डिटेल में हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बायोकेमिकल रिएक्शंस इसमें होती हैं। तो ये जो हमारा आरएनए होता है ये दो तरह से बिहेव करता है। पहला तो ये जेनेटिक मटेरियल की तरह से भी बिहेव करता है, दूसरा ये एज ए एंजाइम, एज ए कैटलिस्ट भी बिहेव करता है। क्यों? क्योंकि आरएनए जो होता है ये कैटलाइज करता है प्रोटीन सिंथेसिस को, यानी कि प्रोटीन की जो सिंथेसिस होती है, प्रोटीन का जो फॉर्मेशन होता है वो किसकी मदद से होता है, आरएनए की मदद से होता है, ठीक है। तो इसीलिए जो डीएनए है ये इवोल्व हुआ है आरएनए से, ताकि कुछ केमिकल मॉडिफिकेशन हो जाए, ज़्यादा स्टेबिलिटी आए ऑर्गेनिजम्स के अंदर, ठीक है। तो डीएनए से आरएनए फॉर्म हो, आरएनए से प्रोटीन सिंथेसिस हो, और इसीलिए जो आरएनए है ये क्या है, फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल है या फिर प्रिमिटिव जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन उसके बाद मोर स्टेबल जेनेटिक मटेरियल जो कि आरएनए से ही इवोल्व हुआ है वो क्या है, डीएनए। चलिए अब आगे हम बात करते हैं सबसे पहले रेप्लिकेशन की। रेप्लिकेशन का मतलब होता है सिंथेसिस ऑफ डीएनए फ्रॉम डीएनए इटसेल्फ, ठीक है, उसको हम रेप्लिकेशन बोलते हैं। तो आप लोगों ने देखा है कि जो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है कैसे होता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। डबल हेलिकल यानी कि इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, डीएनए का थोड़ा रफली इसी तरीके का होता है। किसने प्रपोज किया था, ये वॉटसन एंड क्रिक ने ये मॉडल दिया था, जो कि मैं आप लोगों को फर्स्ट और सेकेंड पार्ट में पढ़ा चुकी हूँ। तो इसमें इन्होंने बताया था कि जो डीएनए किस तरीके से कॉपी करता है अपने आप को, या डीएनए किस तरीके से अपने आप को रेप्लिकेट करता है, किस तरीके से 1 से 2, 2 से 4 स्ट्रैंड्स इस तरीके से फॉर्म होते हैं। तो इसमें इन्होंने बताया था कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है वो क्या होता है, सेमी कंजर्वेटिव होता है। तो इसको वर्ड को ज़रा ध्यान से समझना। सेमी कंजर्वेटिव का मतलब होता है कि जो डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, सेमी मतलब हाफ हाफ, ये दोनों क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, यानी कि अलग अलग हो जाते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं, बाइफरकेट हो जाते हैं। सेमी कंजर्वेटिव का मतलब होता है कंजर्व करना, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कंजर्व करना। तो ये वाली जो स्ट्रैंड होती है इसको हम बोलते हैं पेरेंटल स्ट्रैंड, जो कि जेनेटिक मटेरियल को कंजर्व करके रखती है। ये दोनों क्या होती है, पेरेंटल स्ट्रैंड। और इनके जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, जो न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड होती है, वो इनकी कॉम्प्लीमेंट्री होती है। कॉम्प्लीमेंट्री क्यों होती है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री इसलिए बोल रही हूँ
कि जो पेरेंटल स्ट्रैंड है ये वाली, इसमें अगर यहाँ पर साइटोसिन है तो न्यूली सिंथेसाइज्ड जो स्ट्रैंड होगी उसमें इसकी कॉम्प्लीमेंट्री बेस ही लगेगा, यानी कि साइटोसिन है तो ग्वानिन ही लगेगा, थाइमिन या एडेनिन नहीं लग सकता है। अगर एडेनिन है तो यहाँ पर थाइमिन लगेगा, यानी कि जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो कंजर्व रहती है, वो एज इट इज़ रहती है, चेंज नहीं होती है। अगर यहाँ पर CATG है और इसकी जो साथ वाली स्ट्रैंड थी उसमें इसकी जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड थी इसमें GTAC था, तो इसकी जो न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड बनेगी उसमें GTAC ही होगा, और इसकी जो न्यूली सिंथेसाइज्ड बनेगी इसमें इसके बेस पेयर्स आएंगे। समझ रहे हैं इस बात को? यानी कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो कंजर्व रहता है, एज इट इज़ रहता है, वो चेंज नहीं होता है। इसीलिए इसको हम बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। सेमी मतलब हाफ हाफ में ये बाइफरकेट हो जाते हैं, और जेनेटिक मटेरियल जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो होती है वो कंजर्व रहती है। कंजर्व यानी कि एज इट इज़ रहती है। जैसे ATGT, यहाँ पर ATGT है तो इसकी कॉम्प्लीमेंट्री जो ये वाली स्ट्रैंड होगी यही स्ट्रैंड यहाँ पर बनेगी, और इसकी कॉम्प्लीमेंट्री जो ये वाली स्ट्रैंड होगी यही स्ट्रैंड यहाँ पर फॉर्म होगी, यानी कि यही बेस पेयर्स यहाँ पर इसके फॉर्म होंगे एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री। यानी कि जेनेटिक मटेरियल हमेशा क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। इसीलिए इसको हम बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। होपफुली आप लोगों को समझ में आया हो इतना। आगे बात करते हैं एक्सपेरिमेंटल प्रूफ क्या था इसका, कि जो जेनेटिक मटेरियल, अब ये तो हाइपोथेसिस रखी कि जो DNA होता है ये सेमी कंजर्वेटिवली रेप्लिकेट होता है, लेकिन इसका कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी तो होने चाहिए। तो प्रूफ करने के लिए हम पकड़ लेते हैं इकोलाई को। हमेशा इकोलाई को ही पकड़ सकते हैं हम, और किसे पकड़ेंगे? हमारी इंटेस्टाइन में ही रहता है ये। तो इकोलाई को हमने पकड़ लिया, तो इकोलाई को भी हमने ऐसे ही ग्रो कराया एक न्यूट्रिशन मीडियम पर, ठीक है। यानी कि ये एक पेट्री डिश है या फिर कोई भी मान लो बर्तन, तो उसमें हमने एक न्यूट्रिएंट मीडियम लिया। न्यूट्रिएंट यानी कि जिसको खा के बैक्टीरिया जिंदा रहता है, कल्चर जिसे हम बोलते हैं बैक्टीरिया कल्चर। तो इसमें हमने NH4Cl डाला, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड डाला, और इसमें जो हमने नाइट्रोजन लिया है वो नाइट्रोजन हमने हैवी वाला लिया है, उसका नाइट्रोजन का हैवी आइसोटोप यूज़ किया है, यानी कि N15। N नॉर्मल वाला जो होता है वो होता है N14, लेकिन हमने यहाँ पर हैवी लिया है। क्यों लिया है हैवी? एक्सपेरिमेंट करने के लिए लिया है, वो आगे देखते हैं हम कि क्या होता है। तो मैं आप लोगों को इसको डायग्राम से समझा देती हूँ, डायग्राम से अच्छा समझ में आएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि हमने ये जो बैक्टीरिया है इकोलाई, ये इकोलाई बैक्टीरिया है, इस इकोलाई बैक्टीरिया को हमने लिया और इसको हमने ग्रो कराया एक ऐसे मीडियम पे जहाँ पर NH4Cl था, और NH4Cl में जो नाइट्रोजन था वो N15 था। अभी DNA मैंने बताया था, तो DNA में देखिए 3 चीज़ें होती हैं। कौन कौन सी 3 चीज़ें होती हैं? शुगर, बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। और ये जो बेस होते हैं ये क्या होते हैं? नाइट्रोजनस बेस, यानी कि नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है इसमें। तो नाइट्रोजन जो बैक्टीरिया खाता है उससे उसका बेस बनेगा DNA का, ठीक है। तो जो बेस होगा, जो DNA का जो बेस बनेगा वो कौन से आइसोटोप का बनेगा? N15 का, यानी कि हैवी आइसोटोप का। तो हैवी है तो उसको हम रेड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो जो ये हमारे DNA के जो दोनों स्ट्रैंड होंगे वो कैसी होंगी? हैवी आइसोटोप की होंगी। अभी बैक्टीरिया को निकाल के हमने रख दिया है ऐसे मीडियम में जहाँ पर N14 NH4Cl है, लेकिन उसमें जो आइसोटोप है नाइट्रोजन का वो लाइट वाला है, यानी कि N14 है, ठीक है। अब ऐसे मीडियम में वो बैक्टीरिया वहाँ पर भी खाना खाएगा, यानी कि न्यूट्रिशन लेगा। जो उसने न्यूट्रिशन लिया उसमें अब कौन सा वाला नाइट्रोजन है? N14 वाला। अभी क्या हुआ कि जो पहली वाली जो स्ट्रैंड थी उसकी वो तो N15 वाली ही रह गई, लेकिन जो न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड होगी DNA की, तो मैंने बताया था ना कि जो DNA होता है ये पहले तो क्या हो जाता है? सेमी, यानी कि हाफ हाफ में
टूट जाता है, बाइफरकेट हो जाता है। उसके बाद न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड जो होती है वो इसकी क्या होती है, सिंथेसाइज होती है, ठीक है। तो जो न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड होगी वो किसकी होगी, N14 की होगी, लाइट आइसोटोप की होगी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि एक स्ट्रैंड जो है वो N15 है और दूसरी स्ट्रैंड जो है N14 है। उसके 40 मिनट बाद, यानी कि 20 मिनट का जो होता है लाइफ स्पैन होता है किसका, ई कोलाई का। 20 मिनट बाद तो ये देखा हमने, 20 मिनट बाद और हम क्या देखते हैं कि फिर से भाई इनमें बाइफरकेशन हुआ, बाइफरकेशन होगा तो पेरेंटल स्ट्रैंड तो एज इट इज़ रहेंगे, लेकिन न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड जो होंगी वो फिर से N14 की हो जाएंगी। तो हम लास्ट में क्या देखते हैं कि जो दो हमारे जो DNA है वो कैसे हो जाएंगे, N14 वाले हो जाएंगे, और बाकी के जो दो होंगे वो क्या होंगे, हाइब्रिड होंगे। यानी कि एक स्ट्रैंड उनमें क्या होगी, पेरेंटल, और एक स्ट्रैंड क्या होगी, न्यूली सिंथेसाइज्ड। तो इस प्रूफ से पता चला कि जो DNA होता है वो सेमी कंजर्वेटिवली रेप्लिकेट होता है, ठीक है। अब ये प्रूफ को उन्होंने लेबोरेटरी में कैसे किया था वो बता देती हूँ। तो सबसे पहले इन्होंने इस बैक्टीरिया को ग्रो कराया, इस वाले बैक्टीरिया को, किस पर, हैवी आइसोटोप पर। तो हैवी आइसोटोप को उसने खा लिया तो उसके DNA में हैवी आइसोटोप आ गया। तो उन्होंने उसको क्या किया, सेंट्रीफ्यूगेट किया। सेंट्रीफ्यूगेट किस में किया उन्होंने, सीजियम क्लोराइड में, CsCl, इसको हम सीजियम क्लोराइड बोलते हैं, ठीक है। सीजियम क्लोराइड में जब उन्होंने इसको क्या किया, सेंट्रीफ्यूगेट किया। सेंट्रीफ्यूगेट का मतलब होता है कि हम वेसल को बहुत तेज़ी के साथ स्पिन कर देते हैं, जैसे हम लोग मक्खन निकालते हैं। तो उसमें सेंट्रीफ्यूगेशन का क्या मतलब प्रिंसिपल क्या होता है सेंट्रीफ्यूगेशन का। सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रिंसिपल ये होता है कि जब भी हम किसी चीज़ को बहुत हाई स्पीड से स्पिन करते हैं तो जिसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है वो तो नीचे आ जाता है, लेकिन जिसकी डेंसिटी बहुत कम होती है वो ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो इसमें क्योंकि इसकी हैवी आइसोटोप की डेंसिटी बहुत ज़्यादा थी तो ये टेस्ट ट्यूब में देखिए नीचे की साइड चला गया है। तो इससे हमें पता चला कि ये हैवी आइसोटोप उसके DNA में है। उसके बाद हाइब्रिड जो है वो बीच में है क्योंकि इसकी डेंसिटी क्या है, मीडियम है। उसके बाद हमने क्या देखा कि हाइब्रिड जो है वो तो अपनी ही जगह पे है, लेकिन जो लाइट DNA वो थोड़ा सा ऊपर है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें पता चला, सेंट्रीफ्यूगेशन से हमें पता चला कि एक में जो है वो तो है बिल्कुल हैवी DNA जिसमें N15 है, दूसरे में हाइब्रिड DNA है जो कि सेंटर में है, बीच में है, तीसरे में एक में हाइब्रिड है और दूसरा जो है वो क्या है, लाइट DNA है, N15। तो इससे हमें पता चला कि जो DNA है वो कैसे रेप्लिकेट करता है, सेमी कंजर्वेटिवली रेप्लिकेट करता है। होपफुली आप लोगों को समझ में आया हो। नेक्स्ट हम लोग अब आगे पढ़ेंगे मशीनरी ऑफ एंजाइम्स। देखिए मशीनरी ऑफ एंजाइम्स में हम लोग पढ़ेंगे कि जो एंजाइम्स होते हैं वो कौन कौन से एक्ट करते हैं पॉलीमराइज उसके लिए, रेप्लिकेशन के लिए। तो रेप्लिकेशन जब DNA का होता है तो इसमें क्या होता है, पॉलीमराइजेशन होता है। पॉलीमराइजेशन का मतलब होता है कि किसी भी चेन में जब आपका 1 पॉलीमर 2 पॉलीमर 3 पॉलीमर 4 पॉलीमर इस तरीके से जुड़ता चला जाता है तो उसको हम बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। तो ये जो पॉलीमराइजेशन होता है ये किसका होता है, ये होता है न्यूक्लियोटाइड्स का, ठीक है। बताया था ना मैंने कि जो हमारा DNA होता है ये क्या होता है, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होता है, यानी कि इसमें बहुत सारी न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ के एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का फॉर्मेशन करते हैं जो कि DNA है। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड इज द कंपोनेंट विच इज़ मेड अप ऑफ 3 एलिमेंट्स। कौन कौन से, बेस, शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। तो ये बहुत ही कॉमन चीज़ है और बेसिक चीज़ है जो कि याद रखने वाली है। तो जब पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं ये जुड़ के आपस में DNA की चेन को फॉर्मेशन करते हैं। मेन एंजाइम जो होता है उसको बोलते हैं DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एंजाइम है। तो DNA का जो पॉलीमराइजेशन होता है वो किस एंजाइम के थ्रू होता है, कौन सा एंजाइम जो है वो कराता है, वो होता है DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज। तो DNA में बहुत सारे जो डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनका पॉलीमराइजेशन होता है और ये एंजाइम जो होता है ये बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट होता है, बहुत ही ज़्यादा कैपेबल होता है, क्योंकि बहुत ही कम टाइम में ये बहुत ही तेज़ी के साथ बहुत सारे पॉलीमर्स को ऐसे जोड़ता चला जाता है।